हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जो लेकर के आए हैं वो हिताची इन्वर्टर फ्रिज की पीसीबी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके अंदर हम फॉल्ट को कैसे ट्रेस कर सकते हैं, कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस किसी भाई ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और दोस्तों, वीडियो को कहीं भी स्किप ना किया करें, क्योंकि देखिए, हम सालों की मेहनत, सालों का तजुर्बा आपको 10 मिनट में बताने की कोशिश करते हैं, और आप वो 10 मिनट भी अगर पूरे नहीं देते तो आपको अच्छे से समझ नहीं आता, और जब आपके अच्छे से समझ नहीं आता तो आप बार बार कमेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहता हूं कि मैं जो चीज़ भी आपको बताता हूं या हम यूट्यूबर जो भी आपको बता रहे हैं आपके समझ में अच्छा से आ जाए। हम हमेशा यही प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए करते हुए वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो इसके ऊपर जैक है, यहाँ हमारी बिजली की लाइन लगती है, एसी की वायर आके लगती है। ये न्यूट्रल, ये फेस। फेस हमेशा एक फ्यूज के द्वारा गुजारा जाता है किसी भी बिजली के इक्विपमेंट में, लेकिन इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही खास है। वो खास क्यों है मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ एक वीडीआर वेरिस्टर या एमओवी लगा है। ये लाइन फिल्टर लगा है। लाइन फिल्टर के दोनों तरफ एक एक कंडेंसर का यूज किया गया है, और दो छोटे कंडेंसर ये ब्लू वाले यहाँ यूज किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी लाइन के ऊपर ही है। ये ब्रिज रेक्टिफायर है। हमारी एसी ब्रिज रेक्टिफायर तक जाएगी, और ब्रिज रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। हमारा ब्रिज रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आगे करंट को दे देगा। उस करंट को हमारा कंडेंसर फिल्टर करेगा और स्टोर करेगा। ठीक है दोस्तों, 330 में थोड़ी 450 वोल्ट का कंडेंसर लगा हुआ है। तो देखिए, एक बार मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था इसमें न्यूट्रल फेस कुछ खास है, मैं आपको बता दूं क्यों खास है। देखिए, ये है हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल डायरेक्ट गया लाइन फिल्टर को, और ये फेस आया। फेस के बीच में क्या है, फ्यूज का यूज किया गया है, और ये डायरेक्ट चला गया फिर लाइन फिल्टर को। लाइन फिल्टर ने फेस यहाँ निकाल दिया और न्यूट्रल यहाँ निकाल दिया। न्यूट्रल डायरेक्ट हमारा चला गया ब्रिज रेक्टिफायर की एक पिन को, जबकि फेस का पॉइंट हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। ये यहाँ नहीं गया, ये गया है यहाँ इस जैक के ऊपर। ये जो हमारा जैक लगा इसकी पिन नंबर 7 पर। ठीक है दोस्तों, और इसकी पिन नंबर 5 जो है, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, इसकी जो पिन नंबर 5 है, ये पिन नंबर 5 गई है हमारे जैक की डायरेक्ट हमारे ब्रिज रेक्टिफायर पर। अब इसमें न्यूट्रल फेस इसलिए खास था क्योंकि इन्होंने फेस को दिया है एक रिएक्टर के द्वारा। जिस किसी भाई ने आज तक मेरे इन्वर्टर की एसी का आउटडोर खोला होगा तो उसमें आपने देखा होगा एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसे रिएक्टर बोलते हैं। रिएक्टर के द्वारा फेस दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब रिएक्टर इसमें क्यों यूज किया जाता है और रिएक्टर का क्या फ़ायदा है, वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो इसमें देखा है, फेस जो है रिएक्टर के द्वारा दिया गया है, तो इसलिए इसमें न्यूट्रल और फेस का खास ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी पीसीबी में शॉर्टिंग है तो आप अपने वेरिस्टर वीडीआर को देख सकते हैं। ये जो लाइन फिल्टर के दोनों तरफ कंडेंसर लगे हैं, इनको चेक कर सकते हैं, अपना रेक्टिफायर चेक कर सकते हैं, अपना कंडेंसर चेक करते हैं। दो ये कंडेंसर लगे, इनको भी चेक कर सकते हैं, आपकी शॉर्टिंग दूर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब आपकी सामान ओके होंगे तो आपकी शॉर्टिंग दूर हो जाएगी। जब आप इसको एसी देते हो, एसी देने के बाद में आपको यहाँ डीसी के वोल्ट प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ से आप 220 वोल्ट की एसी दोगे तो आपको जो डीसी प्राप्त होंगे यहाँ वो 80-90 वोल्ट ज़्यादा प्राप्त होंगे। यानी आपने 220 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पे आपको 300 के समथिंग वोल्ट मिलने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपका कंडेंसर उन वोल्टों को बूस्ट करेगा, स्टोर करेगा, फिल्टर करेगा। ठीक है दोस्तों, यही जो पॉजिटिव लाइन है हमारी डायरेक्ट आईपीएम को गई है। अगर आपको आउटपुट में शॉर्टिंग मिलती है, यानी इनपुट में तो आपने शॉर्टिंग क्लियर कर ली, अगर आपको आउटपुट में शॉर्टिंग मिलती है तो आप अपने कंडेंसर को चेक कर सकते हैं, आईपीएम की पिन को खाली कर सकते हैं, और फिर देख सकते हैं अपने आईपीएम को ग्राउंड से चेक कर सकते हैं इस पिन से। ठीक है दोस्तों, ये पिन हमारी डायरेक्ट पॉजिटिव पिन आई हुई है, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, अपनी आईसी को चेक कीजिए, जो एसएमपीएस की आईसी लगी हुई है, ये भी आपकी शॉर्टिंग हो जाती है, बस्ट हो जाती है, फट जाती है। ठीक है दोस्तों, कई बार ये देखिए यहाँ जो एक कंडेंसर लगा हुआ है, ये दोनों ग्राउंड को आपस में जोड़ता है। यानी जो आपका कूल साइड और हॉट साइड का ग्राउंड है, उन दोनों के ऊपर ये कंडेंसर लगा होता है। कई बार ये भी मसला कर देता है, इसको भी आप, अगर आपके एसएमपीएस फूकी हुई है, जली हुई है, तो इसको भी आप चेंज कर लें। ठीक है दोस्तों,
अगर आपकी आईसी फटी हुई है, आईसी का नंबर मैं आपको बता दूं, देखिए इसके अंदर बहुत ही मध्यम सा दिखाई दे रहा है, आपको कैमरे में शायद ना दिखाई दें, लेकिन मैं आपको इसका नंबर बताता हूँ कि इसका जो नंबर है आईसी का वो A6061H है, A6061H। ठीक है दोस्तों, अब आपकी एसएमपीएस जब ये वर्क करेगी, काम करेगी, तो आपको 15 वोल्ट इस फिल्टर पर प्राप्त होने चाहिए। 15 वोल्ट बनेंगे इस सप्लाई में। ठीक है दोस्तों, 15 वोल्ट आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे इस कंडेंसर के ऊपर। जब आपको 15 वोल्ट मिल जाएंगे तो इसके ऊपर एक रेगुलेटर लगाया गया है 7805। 7805 का काम होगा 15 वोल्ट से 5 वोल्ट कन्वर्ट करना, और उन 5 वोल्टों को ये आपके माइक्रो कंट्रोलर को दे देगा। आपके माइक्रो कंट्रोलर जिससे काम करेगी, वर्क करेगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर आपको दिखाई दे रही होगी, इसके अंदर 2 माइक्रो कंट्रोलर लगी हुई है। अब 2 माइक्रो कंट्रोलर क्यों लगी है मैं आपको बता दूं। देखिए, ये एक माइक्रो कंट्रोलर से आपके आईपीएम को वर्क कराया गया है, काम कराया गया है। इसके फंक्शन इसी से कंट्रोल होते हैं, और फ्रिज के बाकी जो फंक्शन है उससे कंट्रोलिंग जो की गई है इस वाली माइक्रो कंट्रोलर से की गई है। बात समझ में आई? यानी फ्रिज के जो अन्य फंक्शन है वो इस माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल किए गए हैं, और आईपीएम को जो वर्क कराया गया है, इसको जो कंट्रोल किया गया है, वो इस वाली से। अब इन दोनों के बीच में जो बातचीत है, जो कम्युनिकेशन होती है, वो इन 2 ऑटो कपलरों के द्वारा होती है। एक के द्वारा सिग्नल आते हैं और एक के द्वारा जाते हैं। यानी दोनों जो माइक्रो कंट्रोलर हैं उनको आपस में जोड़ते हैं ये दोनों के दोनों ऑटो कपलर। अगर इन्हीं कम्युनिकेशन में कोई गड़बड़ आती है तो आप इन ऑटो कपलर को चेक कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस माइक्रो कंट्रोलर के लिए ये रेगुलेटर लगाया गया है, और इस माइक्रो कंट्रोलर के लिए ये रेगुलेटर लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो लगी है रिले, ये इसमें डीफ्रोस्ट के लिए लगी है। अगर आपके फ्रिज में बहुत ज़्यादा आइस जमती है तो आपका फ्रिज डीफ्रोस्ट पे चला जाता है, यानी उसका हीटर चलने लगता है। ये दोनों पिनें हीटर के लिए काम करती हैं, 1 और 3। 1 और 3 जो पिनें हैं ये हीटर के लिए काम करती है। ठीक है दोस्तों, इनके ऊपर हीटर लगा हुआ है। जैसे ही आइस बहुत ज़्यादा बनेगी आपके फ्रिज में तो आपकी रिले ऑन हो जाएगी। रिले के ऑन होते ही इन दोनों के ऊपर करंट आएगा और वो हीटर को चल जाएगा, हीटर चलने लग जाएगी, आपकी बर्फ़ पिघल जाएगी। और जैसे आपकी बर्फ़ पिघलती है, रिले दोबारा ऑफ हो जाती है, आपका फ्रिज दोबारा फिर वर्क करने लगता है, फिर कंप्रेसर चल जाता है और वो कूलिंग करने लगता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इतनी बात आपके समझ आ गई होगी। अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। दूसरे दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ पीसीबी में यहाँ पर एक एलईडी लगी होती है, ग्रीन या रेड किसी भी कलर की हो सकती है, वो ब्लिंक करती है। कुछ फॉल्ट ऐसे होते हैं कि उसके होने के बाद में, यानी हमारी पावर सप्लाई एसएमपीएस ओके है, लेकिन कुछ फॉल्ट फ्रिज में जो अदर फॉल्ट आते हैं तो उसमें क्या करेगी, आपकी लाइट ब्लिंक करेगी। उस ब्लिंक को काउंट करना होगा। उनकी काउंटिंग से आपको पता चलेगा कि इतनी ब्लिंक पर क्या फॉल्ट है, कितनी ब्लिंक पर क्या फॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, और कुछ फ्रिजों में डिस्प्ले पर एरर कोड शो होता है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको इसके ब्लिंकिंग कोड और एरर कोड के सॉल्यूशन के बारे में तो नहीं बता सकता। एक अन्य वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको इसके ब्लिंकिंग कोड और एरर कोड के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब जब आपकी ये एसएमपीएस ओके हो गई तो आपको 15 वोल्ट यहाँ देखने हैं। ये जो मैंने बताया था कि ये 15 वोल्ट यहाँ बनेंगे, तो आपको ये 15 वोल्ट देखने हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूँ, ये 15 वोल्ट ही आपके आईपीएम को जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब तक आपके आईपीएम पर 15 वोल्ट नहीं जाएगा, आपका आईपीएम वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये किस किस पिन पर जाते हैं, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपको बड़े ध्यान से देखना है कि आपके 15 वोल्ट कहाँ कहाँ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपको ये प्रिंट नज़र आ रहा होगा, ये प्रिंट यहीं ख़त्म हो गया है। यहाँ ये 15 वोल्ट से प्रिंट गया हुआ है, लेकिन ये प्रिंट यहीं ख़त्म हो गया। ये 3 लेयर बोर्ड होते हैं, कुछ प्रिंट इसके बोर्ड के बीच में बिछे होते हैं, जो आपको ना उस इधर मिलेंगे और ना इधर मिलेंगे। जिस तरह ये यहाँ ख़त्म हो गया, तो ये प्रिंट सीधा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ 0000 नंबर की एक रेजिस्टेंस लगी है, इस रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ 15 वोल्ट आ गए इस पिन पर, 1 2 दूसरी पिन पर। ठीक है दोस्तों, और एक पिन गई है ये हमारी यहाँ पिन नंबर 3 पर, इधर से गिनेंगे हम 1 2 3 पिन नंबर, इन दोनों पिनों पर 15-15 वोल्ट मिलेंगे आपको। अगर ये आपको 15 वोल्ट नहीं मिलते तो भी आपका आईपीएम वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? आपकी एसएमपीएस बन गई, आपके 15 वोल्ट बन गए, आपके 5 वोल्ट बन गए। आपने 15 वोल्ट अपने आईपीएम पर टेस्ट करने हैं। अब आपको सबसे पहले क्या काम करना है मैं आपको बता दूं। अगर ये पीसीबी आपके पास आती है रिपेयर होने के लिए, सबसे पहले आपको इसका आईपीएम टेस्ट करना होगा,
क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, अगर इसका आईपीएम ही ख़राब होगा तो इसके अंदर जो सबसे महंगा पार्ट्स है वो आईपीएम ही है। अब कस्टमर को बताना होता है फिर कि आईपीएम कितने का है। अगर कस्टमर ने मना कर दिया और आपने इतना सारा वर्क कर लिया और बाद में आके कस्टमर ने मना कर दिया कि मैं इसे रिपेयर नहीं करा सकता, मैं तो नई पीसीबी लूँगा, तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो लिहाजा आप सबसे पहले इसका आईपीएम ही चेक करेंगे। आईपीएम चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, इतना सिंपल तरीका बताऊँगा आपको कि आप आसानी से पता कर लेंगे। देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, अपना मल्टीमीटर लेना है। मल्टीमीटर को आपको रेक्टिफायर मोड पे कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने अपने मल्टीमीटर को रेक्टिफायर मोड पे कर लिया है, ये देखिए। अब आपको अपनी जो प्रोब है मल्टीमीटर की, पॉजिटिव वाली को आपका जो कंडेंसर है उसके निगेटिव पर रखनी है। मेरे कंडेंसर का निगेटिव है। मल्टीमीटर की पॉजिटिव पिन कंडेंसर के निगेटिव पर रखनी है। और ये जो यूवीडब्ल्यू जैक था आपका, जहां से आपके कंप्रेसर की 3 वायर गई है, उस जैक पर आप देखें, देखिए 469 469 आपको नजर आ रहा होगा, 469। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बराबर आनी चाहिए, ये मिसमैच नहीं होनी चाहिए। अब अपनी प्रोब भी चेंज कर लीजिए और कंडेंसर की पिन भी चेंज कर लीजिए। पॉजिटिव वाली पर अपनी निगेटिव प्रोब रखिए मल्टीमीटर की और फिर मेजर कीजिए। फिर देखिए, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको बता दूं, एक आध पॉइंट का तो फर्क चल जाएगा, यानी 69 है 70 या 71, यूं तो चल जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा कि 470 220 100 कुछ। ठीक है, यानी इतना अंतर नहीं चलेगा, एक आध पॉइंट का अंतर चल जाएगा, आपका आईपीएम वर्क करेगा। दूसरे, आपको अपने आईपीएम को निगेटिव से भी चेक करना है, क्योंकि ये पिन हमारी डायरेक्ट पॉजिटिव पर आई है, ये शॉर्टिंग तो नहीं है। तो हम निगेटिव पर निगेटिव रखेंगे और पॉजिटिव यहाँ रखेंगे, ये देखिए। ठीक है, अब हम पिनों को बदलेंगे, यहाँ हमें शॉर्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? इस तरह आपको आईपीएम चेक कर लेना है। इतनी चेकिंग में आपका आईपीएम 90% ओके मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक आध परसेंट ही है कि उसके बाद इस साइड से खराब मिलेगा, यानी जिस साइड इसके अंदर बूस्ट अप होती है, जिस साइड से इसके जो आईजीबीटी लगे होते हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है दोस्तों, बूस्ट अप साइड भी आप इसकी चेक इसी तरह कर सकते हैं। आपको बराबर ये तीनों जो हमारे कंडेंसर लगे हैं इसके बूस्ट अप में ही लगे हैं, यहाँ से भी आप इसी तरह अपने मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इतनी बात आपके समझ आ गई होगी। मैंने भी पूरा प्रयास किया है बताने का। अगर अब भी कुछ आपको डाउट रहे बाकी रह गया, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।